सो हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 के बारे में। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि क्या बैकग्राउंड है, तो थोड़ा और सही से क्लियर हो जाएगा कि हुआ क्या था। तो चलते हैं थोड़ा और पीछे। जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आई और 1765 में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। और उसके बाद 1857 में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो कंपनी पूरी तरह से लड़खड़ा गई। फिर उसने जाना कि हम इंडिया को सही तरह से रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, तो डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। उसके बाद 1858 में ताज का शासन आ गया और डायरेक्ट ब्रिटिश अधिनियम बने। और उन अधिनियमों में से 3 अधिनियम ये है हमारे भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो इनको याद कैसे रखोगे, तो छोटा 9 है, फिर 19 है, फिर 35 है। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो 9, फिर उसके बाद 19, फिर 35। तो ऐसे याद रखना है। तो सबसे पहले वाला है जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है, इसको भारत शासन अधिनियम समझने की गलती मत करना। ये भारत परिषद अधिनियम है 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, क्योंकि उस समय जॉन मार्ले भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वॉइसरॉय थे। इसमें पहला नाम सचिव जी का होगा और दूसरा वॉइसरॉय जी का होगा। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं ये है कि इस एक्ट ने केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार को बढ़ा दिया। केंद्र में जहां सदस्यों की संख्या 16 थी, उसे बढ़ा करके 60 कर दी गई। इस एक्ट ने पहली बार वॉइसरॉय और गवर्नरों की जो कार्यकारी परिषदें होती है उसमें भारतीयों को शामिल करना शुरू कर दिया। और हमारे पहले भारतीय चुने गए जो लॉ मेंबर के रूप में चुने गए थे, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद विशेषता यह है कि इसने सांप्रदायिक निर्वाचन की स्थापना कर दी और मुस्लिम्स को सांप्रदायिक निर्वाचन पर छूट दे दी। रिलीजन्स की बेसिस पर चुनाव की छूट मुस्लिम को दे दी और वो चाहते भी ये थे कि मिल जाए और उनको मिल भी गई। इसलिए हमारे मिंटो जी को, जो उस समय वॉइसरॉय थे, उनको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक भी कहा जाता है। अब शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय एडविन मॉन्टेग्यू जो थे ना, वो भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वॉइसरॉय। पहला नाम सचिव जी का होगा और दूसरा वॉइसरॉय जी। कहा जाता है कि इस अधिनियम को भारतीयों को उत्तरदायित्व देने के लिए बनाया गया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं है प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया, मतलब डायरार्की, प्रोविंशियल लेवल पर डायरार्की। प्रांतों में शासन को 2 भागों में बांट दिया। और बांटा क्यों? क्योंकि भारतीय लोगों को भागीदारी जो देनी थी, इसमें शासन के 2 विषय रखे गए, स्थानांतरित और दूसरा आरक्षित। स्थानांतरित विषय भारतीय जो निर्वाचित मंत्रियों को दिया गया, उस पर वे एक कानून बनाएंगे, और आरक्षित विषय वे थे जो उस पर गवर्नर कानून बनाएगा। और एक गवर्नर का एक अंतिम अधिकार था कि वो स्थानांतरित विषयों पर भी हस्तक्षेप कर सकता था। आरक्षित विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय था, तो इसमें पुलिस, न्याय, वित्त, भूमि राजस्व जैसे विषय शामिल थे। और स्थानांतरित विषय में शिक्षा, कृषि, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य जैसे विषय रखे गए। पर यह डायरार्की सही तरह से सफल नहीं हो पाई। और इस एक्ट ने पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब बाइकैमरलिज्म, 2 सदनों की व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन की भी बात की थी। मतलब लोकसभा और राज्यसभा, जो अभी हमारे संसद में 2 सदन है, उनका प्रावधान इसी एक्ट के तहत हुआ था। इनके सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता था, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन शुरू कर दिया। साथ ही इस एक्ट के अनुसार वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद के 6 मेंबर में से 3 भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान भी था। और जहां भारतीय परिषद एक्ट 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर सिर्फ मुस्लिम को छूट दी गई थी, पर इस एक्ट में बढ़ाकर सिखों को, ईसाइयों को और एंग्लो इंडियंस को भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करवा दी, जो इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता थी। इस एक्ट के तहत वोट देने का अधिकार उनको ही था जो पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो और उनके पास पर्याप्त संपत्ति हो और वो टैक्स देता हो। लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी इसी एक्ट के दौरान कर दिया गया था, जिससे रिजल्ट ये निकला कि 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई। इस एक्ट ने पहली बार केंद्र बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्यों को अपना अपना बजट बनाने की छूट दे दी गई। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया, जो जिसका काम था वो 10 वर्ष जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि ये एक्ट कितना यूजफुल रहा। और 1928 का जो साइमन आयोग था, वो इसी का ही परिणाम था। अब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम के लिए कहा जाता है कि यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही और रियासतों और राज्यों को एक यूनिट में रखा गया। इस अधिनियम ने केंद्र और राज्य यूनिट्स को
शक्तियों का बंटवारा करते हुए 3 सूचियां रखी। ये सूचियां थी संघीय सूची, इसमें ऐसे विषय शामिल थे जिसमें केवल केंद्र ही कानून बना सकती थी। फिर राज्य सूची, इन राज्य सूची के विषय पर केवल प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार था। और तीसरी सूची समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकती थी, पर इस एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। इस एक्ट ने प्रांतों में द्वैध शासन हटा दिया और केंद्र में लागू करने की बात कही, पर लागू हो नहीं पाया। साथ ही प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी। इसने 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था मतलब बाइकैमरलिज्म स्टार्ट किया। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की और केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन किया और संघीय न्यायालय की स्थापना भी इस एक्ट के दौरान हुई है।